फिर आदित्य उसके साथ इंटीमेट होने वाला होता है, पर तभी उसे नेहा की बातें याद आने लगती है और उसे वो सुकून सच में नहीं मिल रहा था जो सुकून जय के सामने होने से ही मिला था। उस सुकून को याद करते हुए जय का चेहरा उसके नज़रों के सामने घूमने लगता है तो वो लड़की से दूर हो अपने जेब को लॉक करते हुए इरिटेशन से भरी आवाज में कहने को था गेट आउट, पर उसकी नज़र नीचे जाती है और वो जय, मोक्ष, रचना तीनों को बार में ड्रिंक करते हुए देखता है। तो उस लड़की से दूर हो मुड़ बाहर की तरफ जाने लगता है तो विक्रांत हैरान हो जाता है। तभी वो कहता है बस अब जो भी काम हो मेरे असिस्टेंट से कांटेक्ट कर लेना। इतना कहने के बाद वो खड़ा हो ग्लास वॉल के पास जाने लगता है तो लड़की विक्रांत को आता देख डर कर वहां से जाने लगती है, पर विक्रांत उसके रिएक्शन पर जरा सा भी ध्यान न दे वो जा देखता है। सबसे पहले नज़र मोक्ष पर जाता है, फिर रचना को देख वो हैरान हो जाता है। तभी उसका नज़र जय पर जाता है जो वही लड़के की याद दिला रहा था जो लड़की के रूप में थी। वही आदित्य नीचे चला जाता है। तभी जय अपने चेहरे को उठाता है तो उसे थोड़े दूरी पर आदित्य नजर आता है, जिसका चेहरा देख जय की आंखों में आंसू आ जाता है। वही मोक्ष और रचना तो टल्ली हो चुके थे और मोक्ष अपने दुख रचना को सुना रहा था। वही रचना मोक्ष के दुख को सुन अपने गले से लगा ली थी। वही दूसरी ओर माही वॉशरूम के अंदर जाते हुए नशे में ही अपने फोन में विराज का नंबर निकाल उसे कॉल करने को थी। तभी उसे वो तीनों लड़के घेर लेते हैं तो माही उन तीनों को देख अपने नशे से भरी आवाज में सवाल करती है तुम तीनों को क्या चाहिए। माही के सवाल को सुन तीनों एक दूसरे को शैतानी नजर से देख कहते हैं बेबी गर्ल हम तीनों को तो तुम चाहिए। लड़के की बात को सुन माही, जिसे नशे के कारण कुछ समझ नहीं आता है, वो सवाल करती है मैं चाहिए पर क्यों। इस सवाल को सुन एक लड़का उसके कमर पर हाथ रख देता है तो माही नशे में होने के बाद भी उसके हाथ को हटा उसे घूर कर देख कहती है डोंट टच। ये सुन तीनों हंसने लगते हैं और कहते हैं बेबी गर्ल टच नहीं करेंगे तो तुम्हें मजा कैसे देंगे। इतना कह तीनों हंसने लगते हैं। वही माही को ये तीनों कुछ ठीक नहीं लगते हैं तो एक साइड खाली देख माही मुड़ जाने को थी पर लड़का उसके सामने आ जाता है। ये देख माही अपने पैर पीछे करती है तो दूसरे लड़के से जा टकराती है और घबराहट के कारण जो फोन उसके हाथ में था उसका स्क्रीन दबने लगता है और विराज के निकले नंबर पर कॉल लग जाता है। विराज कुछ काम कर रहा था, जब उसका फोन बजता है तो वो अपने फोन को उठा स्क्रीन पर माही का नाम देखता है तो उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो उसी मुस्कान के साथ कॉल उठा अपने कान से लगा हेलो बोलने को था पर तभी उसे आवाज सुनाई देता है। माही अपने नशे से भरी आवाज में कहती है कहाँ ले जा रहे हो मुझे। तभी एक लड़के का आवाज आता है जन्नत की सैर करवाने बेबी डॉल। लड़के की बातों को सुन विराज का चेहरा कठोर हो जाता है और वो फिर माही को लाइन पर रहने दे उसके नंबर का लोकेशन ट्रेस करता है। नए बार का लोकेशन देख विराज अपने मन में कहता है ये वहाँ क्या कर रही है। अपने मन में ये कहते हुए वो खड़ा हो जाने लगता है। विराज को नहीं पता था माही जय मोक्ष रचना के साथ ही है। जय ने मैसेज में बस ये कहा था कि वो और रचना मोक्ष के साथ रुकने वाले हैं। वही दूसरी ओर वो लड़के माही को अपने साथ जबरदस्ती बार के एक कमरे में लेकर जा रहे थे। वही जय आदित्य को देख मोक्ष रचना को साथ छोड़ आदित्य के पास जाने लगता है। कुछ ही कदम के बाद वो आदित्य के पास आता है और नशे में अपने मासूमियत से भरी आवाज में कहता है आप सच में यहाँ हो। इस सवाल पर आदित्य अपने हाथ को आगे बढ़ा जय के प्यारे से मासूम चेहरे पर अपने हाथ को रख देता है। वही ऊपर से विक्रांत आदित्य को जय के गाल पर प्यार से हाथ रखता देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और खुद में कहता है आदित्य अब भी टाइम है। वही जय आदित्य का हाथ अपने चेहरे से झटक वहां से जाने के लिए मुड़ने को था पर आदित्य उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है। वही वहां मौजूद सभी आदित्य को देख हैरान थे और लड़कियां एक्साइटेड, पर आदित्य सभी के नज़र को इग्नोर कर जय को अपने साथ ले जाता है। वो जय का हाथ कस के पकड़ उसे अपने साथ बार से बाहर ले जाता है और वीआईपी पार्किंग के पास आ जाता है। वही जय पूरे टाइम अपने हाथ को छुड़ाने का कोशिश किए जा रहा था। आदित्य जब उसका हाथ नहीं छोड़ता है तो जय चिल्लाकर नशे में ही कहता है क्यों मेरे साथ आप ऐसा करते रहते हैं। इस सवाल को सुन आदित्य अपने कार के पास आ रुक जय को अपने कार से टिका उसके हाथ को पकड़े ही अपने दूसरे हाथ को जय के गाल में हाथ रखता है तो जय फिर गुस्से में चिल्लाकर कहता है दूर रहिए मुझसे, मत छुई मुझे। जय के चिल्लाने से आदित्य उसके होंठों पर अपने होंठ टिका देता है और उसे प्यार से चूमने लगता है। जय के होंठों के स्वाद को चखते ही आदित्य को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। वही जय के आंखों से आंसू गिरने लगता है और जब उसके गर्म आंसू गले में लुढ़कते हुए उसके होंठों के पास आता ही है और किस करते हुए जब आदित्य को नमकीन पानी का एहसास होता है तो वो जय को किस करना बंद कर जय के आंखों में देखता है। जय के आंखों से आंसू बहता देख आदित्य उसके चेहरे से आंसू पोंछते हुए सवाल करता है क्या तुम्हें मेरा छूना, तुम्हें किस करना, तुम्हारे करीब आना पसंद नहीं है क्या।
आदित्य की बातों को सुन जय आदित्य के हाथ को अपने चेहरे से झटक रोते हुए अपने नशे से भरी आवाज में कहता है, अगर मैं कहूँ पसंद है तो क्या आप मुझसे प्यार करेंगे? नहीं, आप प्यार थोड़ी कर सकते हो, क्योंकि मैं तो वो हूँ आपके लिए जो पैसे के लिए अपना शरीर सौंप देता है। आपको पता है जब पहली बार आप मेरे साथ इंटीमेट हुए थे तो मुझे कितना दर्द हुआ था? जब आप मुझे हर दिन फोर्स करते थे तब कितना दर्द होता था? सॉरी, आपको कैसे पता होगा? आपने मुझे पैसे देकर खरीद लिया था ना आपके नज़र में मैं फिर इंसान थोड़ी था जिसे दर्द हो, पर आपके इतने दर्द देने के बाद भी मुझे आपसे प्यार हो गया। पर मैं तो पेट था आपका, आपको अपने पेट से क्यों प्यार होगा? और कल अवनी मैम से आप सगाई करने वाले हो और मुझे किस कर रहे हो आप क्यों लोगों के जज्बात के साथ खेलते हो? क्यों? इतना कहने के बाद वो रोने लगता है। वही जय का आंसू उसका बात उसे चुभ रहा था। फिर जय आदित्य को दूर कर वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाता ही है कि तभी आदित्य उसके हाथ को पकड़ कार का दरवाजा खोल उसे कार के अंदर धकेल कार का दरवाजा बंद कर देता है और ड्राइविंग सीट पर जा बैठ जाता है। वही जय कार का दरवाजा खोलने का कोशिश करते हुए चिल्लाने लगता है, खोलो, मुझे आपके साथ नहीं जाना है, खोलो। पर आदित्य कार स्टार्ट कर रफ्तार से कार निकालता है। वही विराज का कार बार के एंटर गेट के पास आता है और आदित्य विराज दोनों का कार एक दूसरे से क्रॉस करते हुए जाता है। विराज फिर अपनी कार को पार्क कर जल्दी से कार से बाहर निकल अपने फोन में लोकेशन देखते हुए माही के पास जाने लगता है। वो बार के अंदर जा सीधे रूम की तरफ चला गया था। जैसे ही रूम के पास आता है और दरवाजा पुश करता है तो देखता है दरवाजा लॉक है। ये देखो, अपने एक लात से वो दरवाजा तोड़ देता है। तभी एक स्टाफ उसे ऐसा करता देख वहां जाता है और अंदर का माहौल देख हैरान था और जल्दी से मैनेजर को कॉल करता है। वही उन लड़कों को माही के साथ जबरदस्ती करता देख विराज गुस्से में तीनों लड़कों को दूर कर उन तीनों को मारने लगता है। वही माही एक कोने में खुद को समेटकर अपने आंखों में आंसू लिए बैठी रहती है। तभी वहां मैनेजर पुलिस लेकर आ जाता है, पर अंदर देखता है तो दंग रह जाता है। पुलिस विराज को पकड़ उन तीनों से दूर कर उसे शांत करने लगते हैं और कहते हैं, अगर आप कानून हाथ में लिए तो आपको जेल हो सकता है। ये सुन विराज थोड़ा शांत हो जाता है। वही पुलिस छोड़ देता है और उन तीनों को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी विराज माही के पास आता है, पर वो जैसे ही उसे छूता है तो माही सहम सी जाती है। तभी विराज बहुत प्यार से कहता है, माही मैं हूँ विराज। ये सुन माही अपने आंसू से भरी नजरों को ऊपर कर विराज को देखती है, फिर उसके बाहों में चली जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। माही के गर्म आंसू से विराज का शर्ट भीगा जा रहा था। वही उसके आंसू को अपने जिस्म में महसूस करते हुए विराज को अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वही दूसरी तरफ विक्रांत जब मोक्ष और रचना को गले मिल रचना का मोक्ष के सिर पर हाथ फेरता देखता है तो अपने मन में कहता है, दोनों को देख ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ही अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं। अपने मन में वो इतना कहा ही था कि तभी विक्रांत देखता है कुछ लड़के रचना को ही घूरे जा रहे थे। ये देख विक्रांत नीचे जाने लगता है। जब वो नीचे आता है तो सभी विक्रांत को देख हैरान थे। वही विक्रांत उन दोनों के पास जाता है तो लड़के जो रचना को घूर रहे थे वो घूरना बंद कर देते हैं। तभी विक्रांत दोनों का ही तस्वीर खींचकर विहान और अनिरुद्ध को भेज कैप्शन में लिखता है, लगता है तुम्हारे पार्टनर तुमसे बोर हो गए हैं। विहान और अनिरुद्ध साथ ही थे। जब दोनों के फोन में नोटिफिकेशन आता है तो दोनों अपना फोन निकाल देखते हैं। जब दोनों देखते हैं रचना मोक्ष को अपने बाहों में भर प्यार से उसके सिर को सहला रही है और मोक्ष अपने आंखों को बंद किए हुए है। ये देख विहान और अनिरुद्ध दोनों के ही चेहरे का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। फिर दोनों साथ सवाल करते हैं, कहाँ हो? इस सवाल का जवाब वो मैसेज में दोनों को दे देता है। तो दोनों साथ निकल जाते हैं। वही विक्रांत जा उन दोनों के अपोजिट साइड बैठ जाता है। तभी रचना विक्रांत को देख मुस्कुराते हुए नशे से भरी आवाज में कहती है, आप तो वही हो। ये सुन मोक्ष अपने आंखों को खोल लेता है और विक्रांत को देख कहता है, आप तो वही हो। मोक्ष और रचना नशे में एक ही बात कहते हैं तो अफसोस से विक्रांत अपने सिर को हिला देता है। वही दूसरी तरफ विराज माही को अपने गोद में उठा अपने कार के पास ले जा उसे कार के अंदर बैठा वहां से निकल जाता है और कार ड्राइव करते हुए वो माही से सवाल करने के लिए उसकी तरफ देखा था, पर माही की हालत को देख वो सवाल नहीं करता है। आदित्य के बड़े से रूम के अंदर आदित्य जय को बैग में रख उसके ऊपर आ उसके दोनों हाथ को पकड़ा हुआ था। आदित्य के ऐसा करने से जय चिल्ला कर कहता है, छोड़िए मुझे छोड़िए, आपको शर्म नहीं आता है? कल आपका एंगेजमेंट है और आप। वो इससे आगे कुछ कहता कि तभी आदित्य उसके होंठों पर अपने होंठ मिला उसे प्यार से चूमने लगता है। जय अपने होंठों को कस के बंद किया हुआ था। वही आदित्य किस रोकते हुए जय की तरफ देख अपने कठोर आवाज में कहता है, अपना मुंह खोलो।
पर जय नहीं खोल रहा था तो आदित्य उसके दोनों हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ अपने दूसरे हाथ को उसके जीन्स के पास ले जा बेल्ट खोल बटन खोलता है, फिर अनजिप कर अपने हाथ को अंदर डालने लगता है तो जय अपने लाल चेहरे के साथ आदित्य को देखने लगता है तो जय का मुंह खुल ही जाता है और आदित्य अपने होंठों को उसके होंठों से मिला प्यार से अपने जीभ को अंदर ले जा उसे किस करने लगता है, साथ ही अपने हाथ को फेर भी रहा था तो जय के आंखों से आंसू आने लगता है। तभी आदित्य किस करना बंद कर जय के आंखों में देख कहता है, क्या तुम्हें मुझसे नफरत है? इस सवाल पर जय अपने सिर को ना में हिलाता है तो आदित्य सवाल करता है, फिर मेरा नजदीक आना तुम्हें तकलीफ क्यों पहुंचा रहा है? इस सवाल को सुन जय कहता है, क्योंकि आप अवनी मैडम के हो। ये बात सुन आदित्य अपने होंठों को उसके कान के पास ले जा कहता है, मैं अवनी का नहीं हूँ। ये सुन जय हैरान था, वही आदित्य उसके कान को बाइट करते हुए किस करने लगता है, साथ ही लिक भी कर रहा था कान को। फिर अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ये सुन जय को बहुत सुकून सा मिल रहा था और नशे में होने के कारण वो आदित्य की बातों और छुवन से रिएक्ट भी कर रहा था। तभी आदित्य जय के शर्ट को खोल उसके जिस्म को चूमते हुए अपने चूमने का निशान बनाते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। अपने बात को कहते हुए वो नीचे आ उसके जीन्स को नीचे करते हुए जय से कहता है, मैं तुम्हें बहुत दर्द दिया हूं ना, पर आज तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद वो उसके लोअर साइड को किस करते हुए लिक करता है तो जय नशे में होने के कारण जय की आंखें बंद हो जाती है और उसकी मधोश से भरी आवाज पूरे रूम में गूंजने लगती है और कुछ ही मिनटों में वो अपना कंट्रोल खो देता है। फिर जैसे ही वो अपना कंट्रोल खोता है तो आदित्य उससे दूर हो अपने होंठों पर जीभ फेरते हुए अपने सेडिक्टिव नज़र से जय को देखता है। तभी जय अपने नशे से भरी नज़र से आदित्य को देखते हुए गहरी सांसें भर रहा था तो आदित्य उसके करीब जा उसके सिर पर अपने होंठों को टिका प्यार से चूम कहता है, मुझे पता है मैं बहुत बुरा हूँ, पर जय तुम मेरे लिए बहुत खास हो। ये कहते वक्त आदित्य जय के आंखों में देख रहा था। तभी जय कहता है, सच में मैं एक पेट नहीं हूँ। ये सुन आदित्य उसे अपने बाहों में भर लेता है और कहता है, नहीं। इस जवाब को सुन जय सवाल करता है, फिर क्या हूँ? इस सवाल का जवाब देने में आदित्य हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे अभी भी ऐसा लग रहा था वो आदित्य दीवान है, उसे किसी से प्यार नहीं हो सकता है। पर प्यार तो उसे हो गया था, चाहे वो एक्सेप्ट करे इस बात को या नहीं करे। वही दूसरी तरफ विराज माही को अपने साथ अपने घर ले आता है क्योंकि माही अभी भी नशे में थी और उसे इस हाल में हॉस्टल छोड़ना सही नहीं था और आदित्य को विराज तो कभी कॉल करने नहीं वाला है। वो उसे अपने घर के अंदर ला अपने रूम में जा उसे बेड पर रख देता है और जाने को था तभी माही विराज के हाथ को पकड़ लेती है तो विराज मुड़ माही की तरफ देखता है। तभी माही अपने नशे से भरी आवाज में कहती है, मुझे अकेला छोड़कर मत जाए ना, आप पास रहते हो तो बहुत सुकून मिलता है। माही की इस बात को सुन एक पल के लिए विराज अपने अतीत में चला जाता है। एक खूबसूरत सी लड़की जो बहुत छोटी लग रही थी और उसने ड्रेस भी बिल्कुल बच्चों जैसे पहन रखे थे, सभी उसी लड़की को ही देख रहे थे। तभी विराज वहां आता है और उसे देख गुस्से में उस लड़की के पास जा उसे अपने गोद में उठा वहां से ले जाने लगता है तो लड़की अपने मासूम बड़े बड़े नशे से भरी आंखों से देखते हुए कहती है, तुम क्यों यहाँ आए हो, जाओ उन तितलियों के पास। ये सुन विराज गुस्से में कहता है, मैं बस हेल्प कर रहा था, तुम गलत समझ ली। ये सुन लड़की उसके गर्दन पर अपने हाथ मोड़ अपने सिर को उसके सीने में रख कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सुन विराज कहता है, तुम सुनती कहाँ हो मेरी बात? ये सुन लड़की मुस्कुराकर उसे देखती है और बस उसके आंखों में खो जाती है। तभी विराज कैब के पास आते हुए कहता है, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? इस सवाल को सुन लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि तुम मेरे सुकून हो, तुम्हें देखने से तुम्हारे पास रहने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। अपने अतीत को याद कर विराज की आंखें हल्की नम हो जाती है और वो माही के पास बैठ उसके चेहरे पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए सवाल करता है, क्यों मिलता है सुकून तुम्हें मेरे पास रहकर? इस सवाल को सुन माही अपने हाथ को विराज के रखे हाथ पर अपने हाथ को रख विराज के आंखों में देखते हुए कहती है, जय ने सही कहा था, मुझे उससे बस अट्रैक्शन था, क्योंकि प्यार तो मुझे अब समझ आया है क्या होता है आपके साथ रहकर। माही के इस बात को सुन विराज माही के आंखों में देखने लगता है, फिर अपने मन में कहता है, जो चाहता था वो हो गया, पर मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं कभी माही का दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें माही की गलती नहीं है। अपने मन में इतना कहने के बाद एक गहरी सांस भर विराज कहता है, मुझे लगता है तुम्हें अभी भी नहीं पता है प्यार क्या होता है। इतना कहने के बाद विराज अपने हाथ उसके चेहरे हथेली से हटा जाने को था तभी माही उठ उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच लेती है और अचानक से ये होने से विराज डिसबैलेंस हो जाता है और दोनों बेड पर होते हैं।
माही बेड पर थी और विराज उसके ऊपर। विराज के करीब आते ही माही की धड़कनें तेजी से धड़कने लगती है और नशे के कारण वो अपने चेहरे को उठा उसके होंठों पर अपने होंठ टिका देती है तो विराज उसे झट से दूर कर देता है। वही दूसरी ओर विक्रांत मोक्ष और रचना की बातें सुन जा रहा होता है। तभी रचना कहती है, विहान के पास पहले बहुत टाइम होता था, पर जब से मैं उन्हें हाँकी हूँ उनके पास टाइम ही नहीं होता मेरे लिए। ये सुन विक्रांत क्या कहता वो शांत ही था। वही मोक्ष कहता है, तुम्हें तो वो टाइम नहीं देते, मेरे वाले ने तो मुझे ऐसा दर्द दिया है जिसे मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं तुम्हें, जय को, माही को, अपनी प्रेशियस सिस्टर, सनाया, मॉम, डैड सबको छोड़ कल अमेरिका जा रहा हूँ। नशे में वो ये बात कह देता है। वही विक्रांत उसे हैरानी से देखता है, फिर कुछ पूछता इससे पहले ही रचना उसके गले से लग रोने लगती है और कहती है, तुम नहीं जा सकते हो। वही विक्रांत अपने मन में कहता है, ये बात अनिरुद्ध को पता होगा। अपने मन में वो ये कह रहा था। वही अनिरुद्ध और विहान साथ वहां आ जाते हैं और विक्रांत को दोनों के अपोजिट साइड बैठा देख वहां जाते हैं और दोनों विक्रांत को एक नज़र देखते हैं। फिर विहान रचना का नाम लेता है, रचना। तो रचना विहान को देख मोक्ष से दूर हो विहान को गौर से देखते हुए कहती है, क्या ये सच में आप हो? इस सवाल का विहान कोई जवाब न दे उसके पास आ उसके हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है। तो रचना कहती है, मुझे मोक्ष से दूर मत करो, नहीं तो वो चला जाएगा। रचना नशे में कुछ भी बड़बड़ाई रही है, ये सोच वो उसे अपने साथ किसी तरह बस ले जाने लगता है। वही अनिरुद्ध मोक्ष के पास जा कहता है, चले मोक्ष। तो मोक्ष कहता है, नहीं मुझे ड्रिल करना है। ये सुन अनिरुद्ध भी वहां बैठ जाता है और कहता है, ओके करो। ये सुन मोक्ष बस ड्रिंक करने लगता है। वही विक्रांत अनिरुद्ध के तरफ देखता है और अनिरुद्ध विक्रांत को। फिर विक्रांत कहता है, कुछ हुआ है क्या? इस सवाल को सुन अनिरुद्ध मोक्ष को देखता है, फिर विक्रांत को देख कहता है, नहीं, वैसे अब तुम जा सकते हो और थैंक यू बताने के लिए। दोनों बातें कर रहे थे। वही मोक्ष अपने सिर को अनिरुद्ध के कंधे पर रख आंखें बंद करते हुए कहता है, आप क्यों मेरे? इतना कहने के बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो अनिरुद्ध उसे अच्छे से पकड़ खड़ा होने को था, तभी विक्रांत कहता है, साथ ड्रिंक करे। इस बात पर अनिरुद्ध कहता है, तुम मेरे साथ क्यों ड्रिंक करना चाहते हो? इस सवाल पर विक्रांत हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, बस सोचा तुम्हें ड्रिंक का जरूरत है। इस बात पर अनिरुद्ध कहता है, जरूरत है पर मैं ड्राइवर के साथ नहीं आता हूँ, तो ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकता, खासकर तब जब मेरे साथ मोक्ष हो। ये सुन विक्रांत के होंठों पर मुस्कान आ जाता है। वही अनिरुद्ध मोक्ष को अपने गोद में उठा लेता है तो विक्रांत भी खड़ा हो जाता है। फिर दोनों साथ जाने लगते हैं बार से बाहर। तो सभी उन दोनों और अनिरुद्ध के गोद में मोक्ष को देख रहे थे। कुछ ही वक्त के बाद दोनों बार से बाहर आ जाते हैं। फिर विक्रांत अपने कार में जा बैठ जाता है और अनिरुद्ध मोक्ष को अपने कार में बैठा खुद भी बैठ जाता है ड्राइविंग सीट पर जा। फिर कार स्टार्ट कर देता है। वही दूसरी तरफ माही की आंखें भारी होने लगती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी विराज उसके पास आ बगल में बैठ जाता है और माही के मासूम चेहरे को प्यार से फेरते हुए कहता है, तुम बिल्कुल उसकी तरह हो, तुम्हारी ये बातें, तुम्हारी हर अदाते। इतना कहने के बाद वो माही के सिर प्यार से चूम लेता है। वही दूसरी ओर विहान के बड़े से मेंशन के बड़े से रूम के अंदर रचना विहान के गोद में बैठी थी और अपने हाथ को विहान के गर्दन पर फोल्ड कर शिकायत करती है, आप मुझे टाइम पहले की तरह क्यों नहीं देते हो? आपका मुझसे मन भर गया है या कोई और मिल गई है? रचना की शिकायत से भरी बातों को सुन विहान रचना के चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से कहता है, तुम्हारे अलावा मुझे कभी कोई और नहीं मिल सकती है, और मैं बस काम में थोड़ा बिजी था, पर अब तुम्हें अपना पूरा टाइम देने का कोशिश करूंगा। विहान के इस बात को सुन रचना विहान के हाथ को अपने चेहरे से हटा विहान के गाल पर अपने दोनों छोटे छोटे हाथ को रख नशे से भरी आवाज में कहती है, ठीक है, पर आपको इसका पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि आपको अपनी कही बात याद रहे। ये सुन विहान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो सवाल करता है, कैसा पनिशमेंट देना चाहती हो तुम मुझे? विहान के इस सवाल को सुन रचना सोचने लगती है और रचना नशे में सोचते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। विहान का दिल उसे अपने बाहों में भर उसे अपना बनाने का कर रहा था, पर वो अपने जज्बातों पर कंट्रोल किया हुआ था। वही रचना कहती है, मैं आपको टॉर्चर करूंगी। ये सुन विहान सेडिक्टिवली उसके चेहरे पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए सवाल करता है, कैसे टॉर्चर करने का सोची हो? इस सवाल और विहान की सेडिक्टिव आवाज को सुन रचना विहान के आंखों में खोते हुए कहती है, आपके आंखों में ब्लाइंड फोल्ड कर दूंगी, फिर आपके हाथ और पैर को भी रस्सियों से बांध दूंगी। फिर इतना कहने के बाद रचना रुक जाती है। वही रचना के फैंटेसी से भरी पेनिशमेंट को सुन विहान मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा फिर क्या करोगी? इस सवाल को सुन रचना मासूम सा चेहरा बना कहती है, फिर मैं आपको। इतना कहने के बाद चुप हो जाती है। तो विहान उसके चेहरे को अपने हाथ में भर सवाल करता है,
मुझे क्या? इस सवाल को सुन और विहान को अपने इतने करीब आता देख रचना आगे कुछ कह ही नहीं पाती है, बस उसका चेहरा देखती रहती है। तभी विहान अपना कंट्रोल खो अपने होंठों को रचना के होंठों के करीब ले जा उसे प्यार से चूमने लगता है। उसके होंठों को प्यार से चूमते हुए वो उसे बेड पर कर उसके ऊपर आ जाता है। वही रचना भी विहान की किस में खोसी जाती है और दोनों एक दूसरे को पेसने किस करने लगते हैं। विहान रचना के होंठों को प्यार से किस करते हुए अपने हाथ को उसके सीने के पास ले जा, जब उसके सीने को हल्का प्रेस करता है तो रचना की आंखें बंद हो जाती है। वही विहान उसे किस करना बंद कर रचना के चेहरे को देखता है और अपनी आंखों को बंद कर अपने आप को कंट्रोल करना चाहता था, पर रचना जब अपनी आंखों को खोल थोड़ा उठ उसके गर्दन पर अपने होंठों को रखी तो विहान अपनी आंखों को खोल लेता है और रचना को दूर कर उसके होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में ले उसके होंठों को पैशनेटली चूमने लगता है। उसके होंठों को पैशनेटली चूमते हुए उसके हाथ रचना के सीने पर सेडिक्टिवली फिर रहे थे, साथ ही वो प्रेस भी कर रहा था। फिर जैसे ही वो रचना के होंठों को किस करना बंद कर उसके कपड़े के ऊपर कर उसके पूरे शरीर को सेडिक्टिवली छू रहा था तो रचना माधोसी से भरी सिसकियां लेने लगती है। फिर विहान उसके गर्दन को चूमते हुए अपना लव बाइट देने लगता है। फिर उसके टॉप को शरीर से निकाल उसका हाथ पकड़ उसे उठाता है। फिर उसके इनर के हुक को खोल उसके शरीर से निकाल उसे लेटा उसके पूरे शरीर को प्यार से चूमने लगता है। प्यार से चूमते हुए वो नीचे आने लगता है और जीन्स को खोल उसके बचे सारे कपड़े को निकाल उसके पैर को फैला प्यार से और पेशनेट के साथ किस करते हुए उसके सेंसिटिव हिस्से के पास आता है और जैसे ही अपने होंठों को टच करता है तो रचना की सिसकियां बढ़ने लगती है। रचना की सिसकियां उसे बेकाबू कर रहा था। वो अपना कंट्रोल खोते हुए अपने शरीर से सारे कपड़े निकाल रचना के शरीर में एंटर करने की कोशिश करता है तो रचना अपने हाथ को विहान के सीना पर रख देती है और उसके आंखों में आंसू भर जाता है। रचना के आंखों में आंसू देख विहान खुद को रोक माही के ऊपर कंबल ढक उसके माथे को प्यार से चूम कहता है, तुम्हें मैं दर्द बिल्कुल नहीं देना चाहता हूँ। ये सुन रचना विहान को देखने लगती है। तभी विहान उसके आंखों पर अपने हाथ उसे कंबल से ऊपर ही पकड़ लेता है और अपनी आंखों को भी बंद कर कहता है, सो जाओ। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध मोक्ष को उसके कमरे में सुलाने के बाद अपने रूम सवार ले बेड पर लेट जाता है और उसे बहुत बेचैनी सा महसूस होने लगता है और ये रात धीरे धीरे पार होने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। जय का जब नींद खुलता है तो उसे अपने शरीर पर भारी भारी सा महसूस होता है, तो वो अपनी आंखें खोल अपने आप को आदित्य के बाहों में समाया देखता है तो झट से आदित्य को खुद से दूर कर देता है। तभी आदित्य का नींद खुल जाता है और जय को खुद से दूर होता देख आदित्य सवाल करता है, क्या हुआ? इस सवाल को सुन जय अपने घबराए आवाज में कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इस सवाल को सुन आदित्य कहता है, तुम्हें याद नहीं है? इस सवाल को सुन जय याद करने लगता है, पर तभी वो खुद के हालत को देखता है तो झट से कंबल पकड़ ढकने लगता है। तभी आदित्य मुस्कुराते हुए जय का हरकत देख कहता है, ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो मैं देखा नहीं हूँ, तो छिपाने का कोशिश क्यों कर रहे हो? ये सुन जय को समझ नहीं आता क्या जवाब दे, बस वो अपने चेहरे को झुका लेता है। तभी आदित्य उसके करीब जा अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, मुझे ये भी पता है तुम्हारे शरीर में तिल कहाँ है, कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ तुम खुद नहीं देख सकते हो। आदित्य की बेशर्मी से भरी बातों को सुन जय का चेहरा लाल हो जाता है और अपने चेहरे को झुका लेता है। तभी आदित्य जय के करीब जाता है और उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख देता है और उसके चेहरे को उठा उसके आंखों में देखता है। वही जय भी अपने नजरों को ऊपर उठा आदित्य के आंखों में देखता है, पर झट से अपने नजरों को झुकाने वाला होता है। पर तभी आदित्य उसके चेहरे को अपने हथेली में भर उसके होंठों को किस करने जाता है, पर तभी जय अपने हाथ को उसके सीने पर रख उसे खुद से दूर धकेल वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, कितने घटिया इंसान हो आप, आज आपकी सगाई है और आप मुझे। छी! जय की बातों को सुन आदित्य का चेहरा कठोर हो जाता है। वही जय उठ अपने कपड़े उठा उसे पहनने लगता है। वही आदित्य अपने कोल्ड आवाज में सवाल करता है, जय तुम सच में जा रहे हो? इस सवाल को सुन जय अपने कपड़े पहनते हुए कहता है, हाँ। ये सुनते ही आदित्य गुस्से में बेड से उतर रूम में पड़ा सारा सामान तोड़ने लगता है, जिससे जय डर जाता है। वही आदित्य फ्लावर पोट को उठा दीवार पर अपने हाथ फ्लावर पोट के साथ ले जा मारता है, जिस कारण आदित्य के हाथ में कांच चला जाता है और खून बहने लगता है। ये देख जय की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वही आदित्य कुछ और तोड़ता तभी जय रोने लगता है। जय के रोने का आवाज सुन आदित्य रुक उसके तरफ देखता है। तभी जय रोते हुए आदित्य के पास जा उसके हाथ को पकड़ खून देखता है तो उसके आंसू और तेज हो जाते हैं। तभी आदित्य उसे अपने बाहों में भर कहता है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, प्लीज रोना बंद करो। तभी जय आदित्य को खुद से दूर कर उसके हाथ को पकड़ रोते हुए कहता है, बैंडेज कहाँ है? इस सवाल को सुन आदित्य प्यार से सवाल करता है, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे चोट लगा है इसलिए या मुझसे डर लग रहा है? आदित्य के सवाल को सुन जय गुस्से में रोते हुए ही कहता है,
आपको इस वक्त क्वेश्चन करना है, दिख नहीं रहा है कितना खून आ रहा है। जय का कंसर्न देख आदित्य को बहुत सुकून मिल रहा था। वो अपना हाथ छुड़ा बेड के पास जा बैठ जाता है। ये देख जय आदित्य की तरफ मुड़ उसे बस देखने लगता है। तभी आदित्य कहता है, पहले मुझसे प्रॉमिस करो, तुम मुझसे बात करोगे, मुझसे मिलोगे और हम दोनों का पहले जैसा रिलेशन था वो रहेगा। ये सुन जय को बहुत गुस्सा आने लगता है, तो वो गुस्से में आदित्य के पास जा कहता है, आप मुझे अब भी अपना पेट बनाना चाहते और सगाई के बाद भी मेरे साथ वो। इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी उसका हाथ पकड़ आदित्य अपने गोद में खींच उसे बैठा कहता है, नहीं कर रहा मैं उससे कोई सगाई, देखो मैंने अपना हाथ भी कट कर लिया, अब वो मुझे रिंग नहीं पहना सकती है। आदित्य की बातों को सुन जय आदित्य की तरफ देखता है। तभी आदित्य कहता है, उसने मुझे धमकी दिया था, वो तुम्हें हार्म करेगी, बस इसलिए मैं एग्री किया, पर मैं शादी नहीं करूंगा। आदित्य की बातों को सुन जय झट से कहता है, मैम ऐसी नहीं है। जय की बातों को सुन आदित्य अपने फोन बेड से उठा एक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। आदित्य, मुझे नहीं पता तुम उस गूंगी से इतना अट्रैक्ट क्यों हो, पर अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं उसकी जिंदगी को हील कर दूंगी। अवनी की ऐसी बातें सुन जय हैरान था। वही आदित्य बस इतना ही रिकॉर्ड किया था। आदित्य भले ही ये एंगेजमेंट बस इस वजह से नहीं कर रहा था क्योंकि ये बात की जय लड़का है, उसे कभी नहीं पता चलेगा, पर कोई आदित्य को धमकी दे या चैलेंज करे उसे आदित्य बर्बाद ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। जय के आंखों से आंसू गिरने लगता है। वही आदित्य उसे अपने बाहों में भर कहता है, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, मैं बस तुम्हें सेव करना चाहता हूँ। ये सुन जय कहता है, पर क्यों, प्यार करते हो क्या आप मुझसे? इस सवाल का आदित्य कुछ जवाब नहीं दे पाता है। आदित्य की खामोशी से जय को समझ आ जाता है वो उससे प्यार नहीं करता है। तो जय आदित्य को खुद से दूर कर उसके गोद से उठ कहता है, बैंडेज कर लीजिएगा और आप किसी भी रीजन से शादी कर रहे पर मुझे मतलब नहीं, बस मुझसे दूर रहिए, मैं आपका वापस से पेट बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अपने बात को कहने के बाद वो जाने लगता है। वही आदित्य अपने कोल्ड आवाज में कहता है, जय तुम गलती कर रहे हो। पर जय कुछ ना सुन वहां से बस जाने लगता है। तो आदित्य भी उसे जाने से ना रोक गुस्से में अपने जख्मी हाथ को दूसरे हाथ से मसलने लगता है। वही जय रूम से बाहर आ अपने हाथ को देखता है जिसमें आदित्य का खून लगा था। खून को देखते ही जय के आंखों से एक बार फिर आंसू गिरने लगते हैं, पर वो वापस मुड़ आदित्य के पास नहीं जाता है। वही दूसरी तरफ रचना का नींद खुलता है और उसे एहसास होता है वो कंबल से ढकी है और कोई उसे ऊपर से कस के पकड़ा हुआ है। तो वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है, फिर सामने विहान को देख हैरान हो जाती है और चिल्ला पड़ती है, आप। रचना के चिल्लाने से विहान का नींद खुल जाता है और वो अपनी आंखें मसलते हुए रचना से दूर हो जाता है। वही रचना उठती है तो कंबल नीचे गिर जाता है और उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं होता है, ऊपर से विहान का हालत भी ऐसा ही था। तो रचना झट से कंबल उठा अपने शरीर को ढक रोने लगती है। तो विहान कहता है, रचना रोना बंद करो, किसके अलावा कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच। ये सुन रचना शांत हो जाती है, पर विहान को बिन कपड़े का देख वो अपनी आंखें झट से बंद कर देती है। तो विहान उसके कान के करीब जा अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, एक दिन तो तुम बिना कपड़ों का मुझे देखोगी ही, तो अभी से ही आदत बनाना शुरू कर दो। ये सुन रचना अपने आंखें बंद रखे ही कहती है, कितने बेशर्म हो आप। रचना के इस बात पर विहान उसके गाल के करीब जा किस कर कहता है, तुमने ही बनाया है मुझे अपने प्यार में बेशर्म। विहान की बातें सुन रचना का चेहरा ब्लश करने लगता है। वही दूसरी तरफ माही का नींद खुलता है और वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को अनजान जगह पाती है। वो झट से उठकर बैठ घबराने लगती है और कल रात क्या हुआ था उसे याद करने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है और कहने लगती है, मैं वॉशरूम जा रही थी तभी कुछ लड़के आए और मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए, फिर मेरे साथ क्या हुआ था मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। तभी कमरे में एक आवाज माही को सुनाई देती है, जो याद नहीं उसे याद करने की जरूरत नहीं है। जाना पहचाना आवाज सुन माही झट से अपने चेहरे को उठाकर देखती है। दरवाजे के पास विराज को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी विराज अंदर आ माही के पास जाता है और उसके चेहरे पर अपने हाथ को रखता है तो माही का चेहरा ब्लश करने लगता है। तभी विराज अपने अंगूठे से उसके होंठों को रब करते हुए कहता है, जय शायद आता होगा, तुम फ्रेश हो नाश्ता कर लो, फिर जय के आने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल भेज दूंगा। ये सुन माही कुछ कह नहीं पाती है। तभी विराज उसके माथे पर अपने होंठ टिका देता है, किससे माही की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी विराज अपने मन में कहता है, मैं नहीं चाहता तुम कल जो हुआ उसे याद करने की कोशिश करो, ये किस तुम्हें उसे याद करने नहीं देगा। अपने मन में इतना कह वो माही से दूर हो रूम से बाहर जाने लगता है। वही माही अपने माथे पर हैरानी से हाथ रख लेती है। वही दूसरी तरफ मोक्ष का नींद खुलता है तो वो अपने सिर को पकड़ उठकर बैठ जाता है। तभी अनिरुद्ध का आवाज उसे सुनाई देता है, उसे पी लो।
ये सुन मोक्ष अनिरुद्ध की तरफ देखता है जो दूसरे तरफ नींबू पानी का ग्लास ले बैठा था। मोक्ष उसके हाथ से ले उसे पीने लगता है, फिर पूरा खत्म करने के बाद वो ग्लास साइड में रख कहता है, मुझे कुछ बताना था। ये सुन अनिरुद्ध बेड से उठ कहता है, फ्रेश हो जाओ पहले, फिर बात करना। अपने बात को कहने के बाद वो जाने लगता है। वही मोक्ष उसे बस जाता हुआ देखने लगता है और जैसे ही अनिरुद्ध उसके रूम से बाहर चला जाता है, मोक्ष के आंखों से आंसू बहने लगता है। वो रोते हुए अपने पूरे शरीर को समेट अपने सिर को घुटने के बल रख खुद में कहता है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे मम्मा पापा, क्यों आप दोनों का मेरे पास ना होने की वजह अनिरुद्ध है, काश अतीत बदल सकता। मोक्ष खुद में ये सब कहते हुए वो रोए जा रहा था। कुछ वक्त के बाद सभी डाइनिंग हॉल में होते हैं, सभी साथ नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी मोक्ष नाश्ता करते हुए कहता है, डैड, सनाया मॉम, अनाया। इतना कह वो अनिरुद्ध की तरफ देखता है और आगे कहता है, मैं ऑडिशन दिया था और मेरा सिलेक्शन भी हो चुका है, मुझे आज ही अमेरिका निकलना है। ये सुन सभी हैरान हो जाते हैं और मोक्ष को देखने लगते हैं। वही अनिरुद्ध अपना खाना खाते रहता है जैसे उसने ये बात सुना ही ना हो। तभी मोक्ष अनिरुद्ध की तरफ बस देखने लगता है। वही अनुराग कहता है, पर मोक्ष तुमने ये बात हमें क्यों नहीं बताया। इस सवाल को सुन मोक्ष उदासी से भरे नज़र से अनुराग को देखता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, भैया, मोक्ष अब बड़ा हो चुका है और अपने लाइफ का डिसीजन ले सकता है तो नहीं बताया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतना कहने के बाद वो खड़ा हो आगे कहता है, एक जरूरी मीटिंग है तो मुझे जाना होगा। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही अनिरुद्ध के एटीट्यूड को देख मोक्ष के आंखों से आंसू गिरने लगता है। फिर वो उठ वहां से जाने लगता है तो अनाया भी उठ अपने भाई के पीछे जाती है। वही अनुराग सनाया बैठे होते हैं। तभी सनाया अपने उदासी से भरे आवाज में सवाल करती है, दोनों को हो क्या गया है। इस सवाल पर अनुराग सनाया की तरफ देख अपनी उदासी से भरे आवाज में कहता है, लगता है जो बात मोक्ष को पता नहीं चलना चाहिए वो पता चल गया है। अनुराग की बातें सनाया को समझ नहीं आती है। वही अनाया अपने भाई के रूम जा उसके गले से लग रोते हुए कहती है, मत जाओ भैया, अगर आप चले गए तो मेरा क्या होगा। ये सुन मोक्ष उसे खुद से दूर कर अनाया के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, अनाया, अब तो सनाया मॉम है यहाँ और डैड भी अब धीरे धीरे तुम्हें प्यार करने लगे हैं। ये सुन अनाया रोते हुए ही कहती है, पर आपका कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। ये सुन मोक्ष के आंखों में भी आंसू भर जाता है पर वो गिरने नहीं देता। तभी वहां सनाया आ जाती है और वो भी आंसू के साथ उदासी से भरे आवाज में कहती है, अनाया सही कह रही है मोक्ष, तुम्हारा कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। इधर इन लोगों के बीच ये बातें चल रही थी। वही अनिरुद्ध आज कार खुद से ड्राइव कर रहा था। कार रफ्तार में ड्राइव करते हुए वो विहान को कॉल करता है तो विहान कॉल रिसीव कर कहता है, हाँ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध सवाल करता है, फ्री हो। कोल्ड आवाज में अनिरुद्ध सवाल करता है तो विहान कहता है, मैं तुम्हारे कंपनी आता हूँ। ये सुन अनिरुद्ध कट कर देता है तो रचना विहान को देखने लगती है। तभी विहान रचना के सिर पर अपना हाथ रख प्यार से कहता है, प्रिंसेस तुम नाश्ता कर लो और ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा, मुझे जाना होगा, अनिरुद्ध का मूड कुछ ठीक नहीं है। ये सुन रचना ठीक है कह देती है तो विहान निकल जाता है। कुछ वक्त के बाद रचना नाश्ता खत्म कर मेंशन से बाहर निकलती है कि तभी खूबसूरत सी लड़की कार से बाहर निकल किसी लड़की को विहान के मेंशन में देखती है तो उसका चेहरा कोल्ड हो जाता है। वो और कोई नहीं जैस्मीन थी, ए लिस्टेड एक्ट्रेस, और इसके साथ की खबरें रचना ने विहान के साथ सुन रखी थी। जब जैस्मीन को रचना देखती है तो उसका चेहरा उतर जाता है। तभी जैस्मीन उसे इग्नोर करते हुए मेंशन के अंदर जाने को थी। तभी रचना कहती है, विहान नहीं है। ये सुन जैस्मीन मुड़ रचना को देखती है फिर कहती है, ओह वैसे तुम कौन हो। इस सवाल पर रचना झट से कहती है, उनकी गर्लफ्रेंड। ये जान जैस्मीन हंसने लगती है और कहती है, ओह तुम हो, खूबसूरत तो हो पर तुम विहान की स्टैंडर्ड की नहीं लगती हो। ये सुन रचना के आंखों में आंसू भर आए थे और वो अपने नम नजरों से जैस्मीन की तरफ देख कहती है, स्टैंडर्ड से प्यार नहीं होता है। ये सुन जैस्मीन उसके पास आ उसके कान के करीब जा अपने धीमे आवाज में कहती है, विहान को भोली लड़कियों के दिल के साथ खेलना बहुत पसंद है, वो तुम्हारे साथ बस खेल रहा है, अगर प्रूफ चाहिए तो। इतना कह उससे दूर हो अपना कार निकाल रचना की तरफ बड़ा कहती है, मुझसे कांटेक्ट करना। इतना कह जाने लगती है। तभी रचना कहती है, मुझे तुम पर यकीन नहीं। ये सुन जैस्मीन कहती है, ठीक है, जब वो तुम्हें इस्तेमाल कर छोड़ देगा तो मत कहना मैं तुम्हें वार्न नहीं की थी। अपनी बातों को कह अपने कार के पास जा कार के अंदर बैठ निकल जाती है। वही रचना उस कार को बस देखने लगती है। फिर कार के अंदर वो भी जा बैठ जाती है और बस उस लड़की की बातों को सोचने लगती है। फिर अपने फ़ोन में विहान के अफेयर्स का और न्यूज़ देखने लगती है। कुछ आर्टिकल्स में वो जैस्मीन के साथ वेकेशन में है उसका भी न्यूज़ था। ये सब पढ़ और जैस्मीन के बातों को सोच वो परेशान होने लगती है।